ठंडा, बहुत ठंडा लग रहा है मुझे। मीहो, 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 क्या हुआ है तुम्हें? मीहो झट से अपनी नींद से उठती है। अभी भी वो ठंड के मारे कांप रही है। उसका हस्बैंड उसे नींद से उठाकर एक दो और कंबल उस पर चढ़ा देता है, फिर उसका हाथ मलते मलते पूछता है, आर यू ओके? क्या हुआ था तुम्हें? इतनी भी तो ठंडा नहीं है और ऊपर से हीटिंग बेड भी चालू है, फिर भी तुम इतने ठंड के मारे क्यों कांप रही हो? तुम्हारा हाथ पैर भी पूरा बर्फ हो रखा है। इज एवरीथिंग ओके? मीहो बुद्धू के माफी उसके हस्बैंड को देखती रही कुछ देर तक, पर कुछ भी उत्तर नहीं दे पाई, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि उसे इतना ठंडा क्यों महसूस हो रही है। कुछ देर बाद थोड़ा सा बेटर फील करते ही वो घड़ी में सुबह के 4:30 बजता हुआ देखकर बिस्तर से निकलकर ब्रेकफास्ट तैयार करने जाती है, पर उसके हस्बैंड उसे रोक देता है, ये कहकर, मीहो, आज रहने दो, मैं बाहर ही कुछ खा लूंगा, तुम आज रेस्ट करो। 3 दिन से तुम पर जो बीत रही है, यू बैडली नीड सम रेस्ट एंड पीस। नमस्कार दोस्तों, थ्रिलर ट्यूब में आपका स्वागत है। आज जो कहानी मैं सुनाने वाली हूं वो मेघालय के नोंगस्टेन टाउन में रहने वाली हमारी काल्पनिक पात्र मीहो की है। 3 दिन पहले मीहो अपने सबसे करीबी इंसान को खो दिया, उसके पापा ओलिवर। लास्ट 3 दिनों से मीहू ना ठीक से खाना खा पाई न सो पाई, सारा वक्त रोते हुए और जान पहचान वालों की कंडोलेंस लेते हुए बिताई। इतना टूट चुकी थी कि बड़ियल और चर्च के कंडोलेंस के गैदरिंग की तैयारी भी मीहू के हस्बैंड को ही करना पड़ा। बड़ियल के बाद विदाई लेते हुए सारे लोग हस्बैंड को मीहू को संभालने की सलाह दिया, क्योंकि सबको पता था कि मीहू के जीवन में उसके पापा का क्या अहमियत है। बचपन में ही अपनी माँ मेम्बिता को खोने के बाद मीहू को ओलिवर को खोने का डर इतना रहता था कि उसने अपना स्कूलिंग और कॉलेज भी सबसे नज़दीकी इंस्टीट्यूट्स में ही कंप्लीट किया, ताकि उसे अपने पापा को छोड़ के ज़्यादा देर तक बाहर ना रहना पड़े। और क्योंकि मेघालय के खासी ट्राइब के नियम के अनुसार शादी के बाद लड़का लड़की के घर आकर रहता है, तो मीहू को शादी के बाद अपने पापा को छोड़ने का सवाल ही नहीं उठा। ओलिवर भी अपनी बीबी मेम्बिता से इतना प्यार करता था कि बीबी की मौत के बाद ना वो किसी और से शादी किया, ना उन लोगों की प्यार की निशानी मीहू को किसी रिश्तेदार को दिया पालने के लिए। उस वक्त 7 साल की मीहू ठीक से अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाती थी, फिर भी ओलिवर उसका बहुत अच्छी तरह से परवरिश किया और एक काबिल डिटेक्टिव ऑफिसर बनाया। पर अब सब खत्म हो गया। मौत नाम का एक गहरा लकीर बाप बेटी को हमेशा हमेशा के लिए जुदा कर दिया। मीहो के हस्बैंड ये समझ सकता था, इसीलिए मीहो को आज ऑफिस और घर के कामों से छुट्टी लेने की सलाह देते हुए वो अपने स्टेशनरी दुकान के लिए रवाना हो गया। पर जब वो रात को घर पहुंचा तो पूरे घर को अंधेरे में देखकर थोड़ा परेशान हो गया। लाइट्स जलाने से उसे समझ में आया कि वो मीहो को जिस हालत में सुबह छोड़ के गया था वो उसी हालत में बैठे रोए जा रही है। न खाना खाए, न घर के लाइट्स जलाए। गुस्सा न करके हस्बैंड समझदारी से काम लिया, फ्रेश होकर नूडल्स तैयार किया और मीहो को समझा बुझाकर खिला दिया। पर इससे पहले कि वो खुद अपना डिनर कर सकता, दुकान से एक फोन आया उसके मालिक का। क्या वो लड़की आज काम पर आई थी? मालिक पूछा तो हस्बैंड जवाब दिया, नो सर, वो तो पिछले 4 दिनों से काम पर नहीं आ रही है। मैं आपको कंप्लेंट करने ही वाला था, पर छोड़ो और दुकान में अभी के अभी वापस आओ, यहाँ पुलिस आई हुई है। वो लड़की पिछले 4 दिनों से मिसिंग है। उसके घर वालों ने पुलिस थाने में एक मिसिंग पर्सन कंप्लेन किया है। मालिक बोला और हस्बैंड जल्दी जल्दी मीहू को बिस्तर में लिटाकर दुकान के लिए फिर से चला गया। सुबह जब घर लौटा तो मीहो उसे डरी सहमी हुई हालत में मिला। पूछने पर मीहो बताई, कुछ प्रॉब्लम है शायद। रात को मुझे नींद में फिर से ठंडा, बहुत ठंडा लगने लगा था। मैंने जब उठकर कंबल चढ़ाने लगी तो मुझे किसी की रोने की आवाज सुनाई दिया। पहले तो मैं डर गई, फिर साहस करके घर के लाइट्स ऑन किया
और हाथ में पापा के गोल्फ स्टिक लेकर हवास का पीछा किया। वो रोने की आवाज मुझे पापा के रूम तक ले आ पहुंची। पता है मैंने रूम में क्या देखा? मैंने पापा को कोने में बैठकर रोते हुए देखा। पापा इज क्राइंग। समथिंग इज डेफिनेटली रॉन्ग विद हिम। हस्बैंड इस बार और अपना सहनशीलता नहीं रख पाया और मीहो पर ही चिल्लाने लगा। मीहो, योर पापा इज डेड। कम टू योर सेंसेस। यहां मैं पिछले 5 दिनों से तुम्हें, तुम्हारे घर को, तुम्हारे रिश्तेदारों को, तुम्हारे जान पहचान वालों को, तुम्हारे पापा के बरियल राइट्स को संभाल रहा हूं और तुम्हें सिर्फ अपने गम की पड़ी है। सारी रात पुलिस थाने में पुलिस का सवालों का जवाब देते देते थक गया हूं मैं। और घर वापस आता हूं तो मुझे क्या मिलता है? एक रोतलू बीवी जिसको अपने गम और सपनों के अलावा और कुछ नहीं सूझता है। यह भी नहीं कि चलो जाए थाने में बताए कि वो लड़की और मेरा हस्बैंड सिर्फ काम करते थे एक साथ। वो लड़की कहां मिसिंग है, अपने घर क्यों नहीं पहुंची, मेरे हस्बैंड को कैसे मालूम होगा? तुम तो एक डिटेक्टिव हो, इतना तो मैं तुमसे आशा कर ही सकता हूं। खैर छोड़ो, मुझे तैयार होकर दुकान जाना है। तुम्हारे अनाप शनाप बातों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। ये सब बातों से मीहो थोड़ा सा हिल जाती है। सोचने पर मजबूर हो जाती है कि वो पिछले 5 दिनों से कितना दूर हो चुकी है अपने पति, अपने घर, ऑफिस और दुनियादारी से। गिल्ट राइट के चलते मीहो हस्बैंड के घर से निकलते ही खुद तैयार होकर पुलिस थाने में पहुंचती है मामले का छानबीन करने। पूरा 1 साल शादी के हो जाने के बावजूद उसे अपने हस्बैंड के काम के बारे में कुछ खास नहीं था पता। थाने में पता चला कि उसके हस्बैंड एक स्टेशनरी दुकान में काम करता है और एक कॉन्ग, खासी लैंग्वेज में लेडी के साथ। कॉन्ग बहुत ही सीधी सादी और भोली भाली है। वो दुकान से घर और घर से दुकान के अलावा कहीं नहीं जाती है। ना उसका कोई बॉयफ्रेंड है ना कोई दोस्त। वो तो इतना शर्मीली है कि कस्टमर से डीलिंग्स भी मीहो के हस्बैंड को ही करना पड़ता है। कॉन्ग दुकान के पिछले हिस्से में बैठकर कैश संभालने का काम, प्रोडक्ट्स का लिस्टिंग और दुकान का ऑडिट करती है। और दुकान का मालिक हर महीना 1 तारीख को आकर अपना प्रॉफिट ऑफ मार्जिन लेकर चला जाता है। इसलिए कॉन्ग मिसिंग हो जाने पर पूरा शक हस्बैंड पर ही जाता है, पर उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है पुलिस के पास। मीहो यह सब इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके जब घर पहुंचती है तब उसका हस्बैंड सो चुका था। उसको बिना नींद से उठाए मीहो रात का खाना खाई और बिस्तर पर लेट गई। हस्बैंड का अजीबोगरीब केस और पापा चले जाने का गम मीहो को रात के 2:30 बजे तक सोने नहीं दिया। फिर धीरे धीरे नींद उसकी आंखों पर हावी हो जाती है और मीहो सो जाती है एक गहरी नींद में। पर कुछ देर बाद पिछले 2 रातों की तरह मीहो को ठंडा, बहुत ठंडा लगने लगता है। कपते कपाते जब वो कंबल के लिए अपने हाथ बढ़ाती है तो उसके हाथ किसी और के हाथ को स्पर्श करती है। एक ऐसा हाथ जो थे तो कड़क और मजबूत, पर उसके छुअन बहुत ही ठंडा लगा मीहो को। झट से अपनी आंखों को खोलकर मीहो देखती है उसके पापा खड़े हैं उसके सामने। डर के मारे मीहो कपकपाना बंद कर देती है और बड़ी बड़ी आंखों से देखती है कि उसके पापा रोते रोते उस पर कंबल चढ़ा रहा है। मौत के बाद भी पापा का मीहो के लिए प्यार देखकर मीहो अपना डर बिल्कुल भूल गई और खुद भी रोने लगी। जीवन और मृत्यु के फासले भी कम हो गई प्यार के आगे। बाप बेटी का प्यार कुदरत को भी सर झुकाने पर मजबूर कर दिया। पर यह सब क्षण भर के लिए ही था। घड़ी जैसे ही 4 बजे की तरफ दौड़ने लगी, ओलिवर मीहो को रोते रोते बोला, बेटी मैं ठीक हूँ, बस 2 बातों से बहुत दुखी हूँ। पहला तो ये कि तुम बहुत दुखी हो, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख पा रहा हूँ। अपने आप को संभालो, खुश रहने की कोशिश करो। तुम खुश तो मैं भी खुश। और
दूसरी बात बेटी, मैं हमेशा से तुम्हारी मम्मी को ही प्यार किया और करता भी रहूंगा, और हम दोनों की निशानी हो तुम, इसीलिए तुम्हारा नाम हम दोनों के अक्षरों को मिलाकर रखा था मैंने। मिम्बिता का एम और ओलिवर का ओ, मिहो। तो फिर आज मेरे ओ को किसी के साथ मिलाकर क्यों मेरे शब्द को बेइज्जत और अपवित्र कर रही हो? क्यों मुझे किसी और के शरीर के छुअन को अनंत काल के लिए सहना पड़ रहा है, जबकि मेरे जीवन काल में मैंने मिम्बिता के अलावा किसी और औरत को छूना तो दूर, उसे आंख उठाकर भी नहीं देखा। मीहो को कुछ समझ में नहीं आया, पर इससे पहले कि वो इस आखिरी बात का मतलब पूछ सकती थी, घड़ी में 4 बज गया और ओलिवर का रूह गायब हो गया। कुछ देर तक मीहो बिस्तर में ही बैठी सोचती रही। फिर डिटेक्टिव वाला दिमाग 2 + 2 = 4 करने लगी। शब, ओलिवर का ओ, मीहो का MNO, मिम्बिता का M, पर के का क्या? कौन है ये के? शब की बेइज्जती, उसको अपवित्र करना अनंत काल के लिए, क्या मतलब है इसका? ठंडा लग रहा था मुझे लास्ट 3 दिनों से, और 3 दिन पहले बरियल हुआ कब्रिस्तान में, चर्च में गई थी मैं, प्रीस्ट रिलेटिव्स आया था, मैं, मेरे हस्बैंड और कॉफिन। यस, के और ओ एंड फिन। यस, ओ माय गॉड। झट से मियो पुलिस थाने में फोन करके उन लोगों को कब्रिस्तान एक कब्र खोदने वाले के साथ पहुंचने की सलाह दिया, और प्रिस्ट को भी कब्रिस्तान आने की गुजारिश किया, और लास्ट ऑफ ऑल हस्बैंड को नींद से जगाकर बोली, तुम सच ही कहते थे, शादी के 1 साल हो जाने के बाद भी मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, पर आज मैं करूंगी। तैयार हो लो, हम दोनों को कब्रिस्तान जाना होगा। हस्बैंड भी ऐसा ही किया। कब्रिस्तान पहुंचते ही मियो प्रिस्ट का अनुमति लेकर मिट्टी खोदने वालों को अपने पापा के कॉफिन खोदने बोली, और फिर सबको सुनाने लगी एक कहानी। 6 दिन पहले मेरे पापा ओलिवर मर गए थे। मैं इतना टूट चुकी थी कि बरियल का कोई भी नियम रस्म, या तक कि रिश्तेदारों को खबर तक भी नहीं किया। मेरे हस्बैंड इन सब जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले लिया और उसे बाखूबी निभाया। सबको लगा कि मीहो कितना खुशनसीब है ऐसा समझदार पति पाकर। जी हाँ, मेरे हस्बैंड काफ़ी समझदार है। ना कि सिर्फ वो दुकान मालिक के नामौजूदगी में एक कौन के भोलेपन का फ़ायदा उठाकर उसे मार डाला, बल्कि एक इंसान के शव को भी अपवित्र किया, उसमें किसी और के शव को रख के। कॉफिन खोदने वाले, ज़रा कॉफिन को संभाल के निकालिएगा और उसे ठीक से खोलिएगा, क्योंकि उसमें मेरे पापा के बॉडी के अलावा भी किसी और की बॉडी है। ऑफिसर्स, I present my husband as the chief suspect behind the murder of Kong, क्योंकि कॉन्ग घर वालों के अलावा अगर किसी और से मिलती थी तो वो था मेरा हस्बैंड। वही हस्बैंड जो बरियल के देख रेख किया और सही समय आने पर कॉन्ग की लाश को भी उस कॉफिन में स्मगल करके COFFIN कॉफिन की जगह KOFFIN कॉफिन बना दिया। हाय एवरीबॉडी, ये थी आज की कहानी, जो पसंद आने पर कॉफिन वासियों का नहीं, जिंदा लोगों का लाइक, बहुत सारा कमेंट्स और ढेर सारा शेयर, साथ ही साथ एक सब्सक्राइब का हक तो बनता है ना। तो आप लोग झट से ये सब फॉर्मेलिटीज पूरा कीजिए और मैं चलिए आप लोगों के लिए और भी बेहतरीन वीडियोस लाने, जो कि अब आ भी गया है आपके स्क्रीन पर। उसे टैप कीजिए, एंजॉय कीजिए एंड टेक केयर।